संगीत की परीक्षा की तैयारी चल रही है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ शब्द आलाप, तान, ध्रुपद ये सब थोड़े मुश्किल लग रहे हैं? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम इन्हीं ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, हम समझते हैं। आलाप, तान, ध्रुपद, धमार ये शब्द सुनने में तो कमाल के हैं, लेकिन जब परीक्षा में इनके बारे में लिखने की बारी आती है तो थोड़ी घबराहट होती है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पानी की तरह साफ कर देंगे। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम संगीत की नींव यानी उसके आधार को मजबूत करेंगे। फिर हम कुछ बड़ी बड़ी गायन शैलियों को जानेंगे। उसके बाद उनमें क्या फ़र्क है ये देखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए एक ज़बरदस्त चीट शीट भी है। देखिए, संगीत का एक खूबसूरत महल बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। आलाप, तान, मींड और कर्णस्वर ये हिंदुस्तानी संगीत की वही नींव है। एक बार इन्हें समझ लिया ना तो यकीन मानिए आगे सब कुछ आसान लगने लगेगा। तो ये आलाप है क्या? सोचिए, ये किसी राग का इंट्रोडक्शन है। जैसे किसी कहानी की शुरुआत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें गायक बहुत धीरे धीरे एक एक सुर को सजाकर पूरे राग का माहौल बना देता है। ये राग की आत्मा से हमारी पहली मुलाकात होती है। अब आलाप का ही एक साथी है, या यूं कहें उसका बिल्कुल उल्टा, वो है तान। परीक्षा के लिए जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो है इनकी रफ्तार। आलाप मतलब धीमी गति, आराम से, और तान मतलब तेज रफ्तार, एकदम बिजली की तरह। आलाप भाव के लिए है तो तान कलाबाजी के लिए। बस। अच्छा, अब मींड को समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे दो सुरों के बीच एक चिकना सा स्लाइड हो। आवाज टूटती नहीं, एक सुर से दूसरे सुर पर मक्खन की तरह फिसल जाती है। सच कहूं तो हिंदुस्तानी संगीत की सबसे दिलकश चीजों में से एक है ये मींड। और हाँ, ये एक काम की बात है जो परीक्षा में मदद करेगी। जब भी संगीत की लिखावट में सुरों के ऊपर ऐसा उल्टा आधा चांद दिखे तो समझ जाइए कि वहां मींड लगानी है। बस इतना समझ लीजिए कि ये दो सुरों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत सा पुल है। और अब आते हैं कर्ण स्वर पर। ये संगीत का गहना है, एक छोटी सी सजावट। इसमें गायक मुख्य सुर को गाने से ठीक पहले या ठीक बाद वाले सुर को हल्का सा छू कर निकल जाता है। इससे मुख्य स्वर और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। अब इसके दो प्रकार हैं और इन्हें याद रखना तो बच्चों का खेल है। पूर्व का मतलब होता है पहले और अनु का मतलब होता है बाद में। तो पूर्व लगन कर्ण मुख्य सुर से पहले लगता है और अनु लगन कर्ण मुख्य सुर के बाद। कितना आसान है ना? तो अब जब हमारे हाथ में आलाप, तान, मींड और कर्ण स्वर जैसे औजार आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे ध्रुपद, धमार और तराना जैसे शानदार गायन शैलियां कैसे बनती हैं। चलिए बात करते हैं ध्रुपद की। ये कोई मामूली गायकी नहीं, ये तो संगीत का महासागर है। एकदम गहरा, शांत और शाही। ये सबसे पुरानी और सबसे गंभीर शैलियों में से है। कहते हैं कि तानसेन इसी ध्रुपद की ताकत से दिए जला देते थे। तो ध्रुपद को पहचानेंगे कैसे? इसके कुछ खास पहचान चिन्ह हैं। इसकी आवाज गहरी और दमदार होती है। इसके साथ तबला नहीं बल्कि पखावज बजता है, जो एक बहुत पुराना वाद्य है। और इसमें गमक यानी सुरों का कंपन बहुत होता है। ये इसके सिग्नेचर मूव्स हैं। अब ये थोड़ा याद करने वाला हिस्सा है पर मजेदार है। ध्रुपद के अंदर भी 4 अलग-अलग स्कूल या स्टाइल हैं जिन्हें वाणियां कहते हैं। ये रहे उनके नाम और उनके बनाने वालों के नाम। इन्हें याद रखने के लिए कोई छोटी सी कहानी बना सकते हैं, हमेशा याद रहेंगे। अब आते हैं धमार पर। अगर ध्रुपद मंदिर की शांति है तो धमार है होली का जश्न। ये पूरी तरह से होली के त्योहार से जुड़ी गायकी है। इसमें भगवान कृष्ण की शरारतें, गोपियों के साथ उनकी छेड़छाड़ और ब्रज की होली का जिक्र होता है। एकदम चंचल और मस्ती भरा। और ये है धमार का सबसे बड़ा सीक्रेट। इसे तो गांठ बांध लीजिए। धमार गायकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ताल में गाई जाती है और उस ताल का नाम भी धमार ताल है, जिसमें 14 मात्राएं होती हैं। धमार गायकी मतलब धमार ताल, बस इतना याद रखना है। और अब हमारी तीसरी शैली है तराना, संगीत की दुनिया का फास्ट एंड फ्यूरियस। ये पूरी तरह रफ्तार और लय का खेल है। इसमें ना, ते, दा, रे जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिनका कोई मतलब नहीं होता, पर सुनने में ये बहुत जोशीले लगते हैं। कहते हैं इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। तो चलिए अब इन गायन शैलियों का महामुकाबला करवाते हैं।
इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि परीक्षा में किसी भी तरह का कोई सवाल आए तो जवाब देने में कोई मुश्किल ना हो। तैयार हैं? तो यहाँ देखिए, एक तरफ है ध्रुपद का गंभीर शाही अंदाज और दूसरी तरफ है धमार का चंचल मस्ती भरा माहौल। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी अंतर है वो है ताल का। ध्रुपद कई तालों में गा सकते हैं, पर धमार सिर्फ और सिर्फ धमार ताल में। और अब वो समय आ गया है जिसका सबको इंतजार था। ये है हमारी फाइनल एग्जाम चीट शीट। परीक्षा से ठीक पहले सिर्फ इन कुछ बातों पर नजर डाल लेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। ये आपके टॉप पॉइंट्स हैं। तो चलिए फटाफट से इन 5 महामंत्रों को दोहराते हैं। नंबर 1, अलाप धीमा, तान तेज। नंबर 2, मींड यानी सुरों का अटूट जुड़ाव। नंबर 3, ध्रुपद मतलब गंभीर और साथ में पखावज। नंबर 4, धमार मतलब होली और सिर्फ धमार ताल। और नंबर 5, तराना यानी तेज रफ्तार वाले बेमतलब के शब्द। बस हो गया। इतना कुछ सीखने के बाद एक छोटा सा टेस्ट तो बनता है ना? चलिए एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितना याद रहा। सवाल थोड़ा घुमाकर है, तो ध्यान से सोचिएगा। हम सब जानते हैं कि अलाप धीमा और तान तेज होती है, लेकिन रफ्तार के अलावा दोनों का मकसद यानी पर्पस क्या है? संगीत में दोनों का काम क्या है? बिल्कुल सही। अलाप का मकसद है राग का मूड बनाना, उसकी आत्मा को सामने लाना, और तान का मकसद है गायक की तैयारी और उसके हुनर को दिखाना। एक भाव के लिए है तो दूसरा कला के लिए, और यही तो है भाव और कला का वो संगम जो हिंदुस्तानी संगीत को इतना महान बनाता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर। ये जो सदियों पुराने संगीत के नियम हैं, क्या ये आज के कलाकारों को बांधते हैं या उन्हें और क्रिएटिव होने की आज़ादी देते हैं? ये सिर्फ परीक्षा का सवाल नहीं, संगीत को समझने का सवाल है। सोचते रहिएगा और संगीत सीखते रहिएगा।